3 numbers are in ratio 4:5:6 and their average is 25. The largest number is, यानी कहा गया है कि 3 नंबर है और वो 3 नंबर आपस में किस रेशियो से बंधे हैं 4:5:6, ठीक है, और उन तीनों का एवरेज है 25। तो उन तीनों नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है यानी जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर क्या है हमें बताओ। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो 3 नंबर का रेशियो है 4:5:6, ठीक है, अगर वो सिंपलेस्ट टर्म में दिया गया था, ये देखो 4, 5 और 6 इस सिंपल टर्म में है, इन तीनों में आपस में फैक्टर क्या है 1 है, हाँ कि नहीं, तो मतलब ये सिंपलेस्ट टर्म में है। अगर यही नंबर दिया गया था, मानो तीन ही नंबर 4, 5 और 6 ही था, तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या था 1 था, वही 1 को कैंसिल करने के बाद भी वही रहता है, चाहे कोई भी नंबर हो उन नंबर में हमेशा 1 कॉमन फैक्टर रहता है। क्यों, क्योंकि ना 1 जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4:5:6 है, तो इसको अगर मान लेते यही टर्म दिया गया था, ठीक है, 4 और 5 और 6 ही दिया गया था, तो 4 को हम ऐसे लिखे 4×1, 5×2, राइट, 5×1, 6×1। यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, यही 1 को कैंसिल अगर कर देंगे सब में से तब भी ये 4, 5 रहता है, और अगर 1 मल्टीप्लाई भी कर दिया तब भी 4, 5 रहता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि 4, 5, 6 ही दिया गया था, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 इसीलिए नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये नंबर और भी बड़ा दिया गया होगा, मान लो कॉमन फैक्टर हो गया 5, ठीक है, सब में 5 मल्टीप्लाई कर दिया अगर कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, 5, 5, इन 5 को कैंसिल कर देने के बाद भी 4, 5, 6 रह रहा है। तो एक में देखो कॉमन फैक्टर 5 लेने के बाद भी कॉमन फैक्टर 5 था और एक में कॉमन फैक्टर 1 था। जब कॉमन फैक्टर 5 कट गया तब भी 4, 5, 6 बता, और जब कॉमन फैक्टर 1 कट गया तब भी 4, 5, 6 बता, राइट। तो ये कॉमन फैक्टर क्या था हम कह नहीं सकते, तो इसीलिए ये कॉमन फैक्टर हम मान लेते एक्स। तो अगर एक्स मान लिए तो नंबर कैसे आ रहा है, देखो वही जो रेशियो है उससे कॉमन फैक्टर अगर मल्टीप्लाई कर रहे नंबर आ रहा है, तो सिमिलरली ये कॉमन फैक्टर अगर सबसे कैंसिल हुआ होगा तो कॉमन नंबर क्या आएगा, एक होगा 4×x, दूसरा होगा 5×x, तीसरा होगा 6×x, राइट। तो ये आया 4x, दूसरा आया 5x और तीसरा आया 6x। अब क्या कहा गया, इन तीनों का एवरेज है 25। एवरेज मतलब जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया गया है उन क्वांटिटी का सम, और जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई उतना है। देखो यहाँ पर क्वांटिटी 4x, 5x, 6x, ये तीनों का सम, और कितना नंबर है 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 नंबर रहता, मानो यहाँ पर 8x रहता तो +8x, और कितना नंबर 4 तो 4, 5 नंबर रहता है वैसे 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर है, 3 से ये किसके बराबर है 25, ठीक है। ये इक्वेशन दिया। अब देखो ये एक्स में इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आने पर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो 6x होगा, क्यों ना एक्स तो सब में कॉमन है, एक में 4×x हो रहा है, दूसरे में 5×x, तीसरे में 6×x, तो एक सब में कॉमन है, तो एक्स के साथ जो भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 6x होगा। तो इससे पहले ये एक्स निकाल लेते हैं, फिर 6x निकाल देंगे, वही आंसर होगा। अब देखो क्या होगा, 4 + 5x 9x + 6x 15x, राइट। ये हो गया 15x/3, ये हो गया 25, राइट। ये देखो ये 5x हो गया, क्यों ना 15x डिवाइडेड बाई 3 हो गया 5x, और ये हो गया 25। अब देखो x कितना आया, x आया 5, कैसे 5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करा है, इस साइड जाकर डिवाइड करा है, तो x 5 आया। लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 6x के बराबर, राइट। 6x यानी 6×5 किसके बराबर 30, क्या 30 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A 42 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, B 36 नहीं होगा, C 30, तो आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इतना दिया गया 75, यहाँ पर एक डिजिट है जिसको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसको शायद फाइंड करना है, इंटू 49 इंटू 867 इंटू 943, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4, B1 देन द वैल्यू ऑफ, यानी इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट डिजिट का वैल्यू जो हो रहा है वो 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट का वैल्यू 1 आ रहा है मतलब क्या, इन चारों नंबर का यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर जो ही जिस नंबर पर 1 आएगा वही यहाँ पर ये नंबर होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 3 × 7 कितना होता है 21 × 9 क्या होगा 21 × 9 हो जाता है 189। तो 189 हो गया। ठीक है, तो 189 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आए। देखो 9 के टेबल में यहाँ पर 9 है, तो 9 के टेबल में 1 कब आता है, जब 9 इंटू समथिंग उसके बराबर 9 इंटू 9 करने पे ही 1 आता है। और कि 9 1 जा 9 आता है, 2 जा 18 आता है, यूनिट डिजिट 8 आ गया। 3 अगर इंटू करे 27 7 आ गया। 4 अगर 9 इंटू 4 करे तो 36 यानी 6 आ जाता है। 5 करें तो 45 5 आ जाता है। 6 करेंगे तो 54 4। 7 करेंगे तो 63। 8 करेंगे तो 72 2 आ जाता है। 9 करेंगे तो आता है 81 यानी 1 आता है। तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, राइट। तो ये मिसिंग प्लेस का डिजिट क्या होगा 9 होगा, तो आंसर हो गया 9। ठीक है, मतलब ये करना था हमें, ये यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मतलब ये देखो 3 × 7 × 9 इंटू ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इन तीनों का सम कितना आया 189, राइट। इंटू ये क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कहाँ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये लास्ट वाला, ये देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसे डिजिट आएगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है। तो ये ऐसे मत कर देना एक्स इज इक्वल टू ऐसे 1/189, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ना ये आंसर नहीं दिया गया है। ये कहा गया जो भी आंसर होगा आंसर का यूनिट डिजिट 1 है। तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 है, मतलब इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट दोनों अगर जिस नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 आएगा, वही नंबर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर 9 बैठा दिया 9 9 81, तो यहाँ पर एक्स यानी क्वेश्चन मार्क था 9 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर x is exactly divisible by 5 and the remainder obtained on dividing the number y by 5 is 1. What remainder will be obtained when x plus y is divided by 5? ठीक है, यानी क्या कहा गया है कि x को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कॉम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। क्या होता है, कॉम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। रिमाइंडर किसके बराबर 0 होता है, राइट। फिर जब y को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, यानी मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहता होगा। तो वो रिमाइंडर कितना रहता है 1 रहता है। ठीक है, अब बताया गया जब हम ये x और y, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, x y कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसमें रिमाइंडर 1 रहता है। जब x और y को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा, बहुत ही सरल आंसर है। तो रिमाइंडर 1 रहेगा, तो आंसर 1 होगा। कैसे, देखो x डिविजिबल बाई 5 है, इसका मतलब देखो मान लो मैं 30 लिया, 30 डिविजिबल बाई 5 है, राइट। ये 6 आए, यहाँ तक ये डिविजिबल है। और देखो ये वाला नंबर ये डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर रहता है। तो अगर मैं 6 ले लिया, 6 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर 1 आता है, राइट। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब देखो इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या होगा, दोनों को अगर मिला दे x प्लस वाई, ठीक है, एक होगा 30 प्लस 6 36, क्या होगा 36 यानी 35 5 से डिविजिबल है, हाँ कि नहीं। और एक बच गया, एक कहाँ से बचा ना, जो नंबर देखो जो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है वो नंबर तो डिवाइड हो जा रहा है, बाकी जो नंबर क्योंकि ना वो उसमें प्लस कर रहे हैं जो नंबर जिस नंबर में डिविजिबल, जैसे x यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है लेकिन y डिविजिबल नहीं हो रहा है। y को डिवाइड करते वक्त जितना रिमाइंडर रह रहा है वही रिमाइंडर रहेगा जब हम उस डिविजिबल नंबर से ऐड करेंगे। देखो और एक एग्जांपल ले लो, देखो 20 और एक लेते हैं 12, ठीक है। 25 से डिविजिबल है, राइट। 12 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर रह जा रहा है। तो सिमिलरली 20 प्लस 12 अगर करेंगे 32 हो रहा है। तो 32 में क्या होगा, 32 में 30 तक ही 5 डिवाइड कर सकता है और 12 तक
डिवाइड 32 तक डिवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पर रिमाइंडर 2 रह जाएगा, क्योंकि ना 12 भी रिमाइंडर 2 था, यहाँ पर भी 2 आएगा। सिमिलरली y में डिवाइड नहीं कर सकता, रिमाइंडर 1 रह रहा है, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। ये सिर्फ 5 के केस में नहीं, ये 2 के केस में भी होगा, 3 के केस में भी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ना देखो x तक मैंने डिविजिबल कर लिया, फिर y का जो टर्म है, y का जो x तक तो पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब मान लो ये हम हटा दिए और सिर्फ y वाला टर्म बचा, तो y वाला में तो हम जहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं कर लिए, उसके बाद जो जहाँ तक उसके बाद जो टर्म बचा वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ मतलब इसका मतलब जो x वाला पहले डिवाइड हो रहा था वो तो साइड हट गया, फिर y में जितना तक डिवाइड हो रहा था उतना भी ऐड कर दिया, यानी 5 से तो वो दोनों हिस्सा कंप्लीट हो गया। फिर y में जितना हिस्सा नहीं डिवाइड हो रहा था वो तो फिर से वही बचेगा, इसीलिए वही हिस्सा फिर से रिमाइंडर हो जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया, ए नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाई 40 द नंबर इज, यानी एक नंबर है वो अपने ही नंबर से 20% ज़्यादा है, ठीक है, और वो जो 20% ज़्यादा है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 40, तो वो नंबर बताना है। यानी देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो वो नंबर ले लिए x, राइट, तो इसका 20% ऑफ x कितना होगा, 20% ऑफ x कितना होगा, ये होगा 20/100 इंटू एक्स, राइट, 20/100 क्या 1/5, ठीक है, तो ये हो गया x/5, राइट। अब क्या ये नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ, 20% ऑफ इटसेल्फ बाई 40 द नंबर इज, यानी एक नंबर है, अगर इसका 20% हम माइनस कर दिए, एक ये 20% ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख दिए, कितने से एक्सीड कर रहा है बाई 40, ठीक है, तो हमें वो नंबर बताना है, तो नंबर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो ऊपर 5x माइनस एक्स और इस तरफ चला जाएगा 200, क्यों 2, देखो यहाँ पर एलसीएम 5 हुआ, तो 5 हुआ तो यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, ये 200 हो गया, ठीक है, तो ऐसे, और एलसीएम 5 हुआ तो यहाँ पर 5x आएगा, यहाँ पर माइनस एक्स होगा तो ये 4x हो जाएगा, राइट, 4x इजिकल टू 200, इसको क्या लिख सकते, एक्स इजिकल टू 50, कैसे 50, 4 इस तरफ डिवाइड कर देगा, तो नंबर क्या हो गया 50। आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर 6 to the power 2n minus 1, ठीक है, फिर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल, मतलब ये n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और नंबर इस फॉर्म में है, तो ये वाला नंबर हर वक्त किससे डिविजिबल होगा, तो देखो एक पॉजिटिव इंटीजर n ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर 1 लिए तो 6 to the power 2n minus 1, 1 बैठा कर देखते हैं, 6 into 2 2 1 minus 1, राइट, तो ये क्या हुआ 6 स्क्वायर माइनस 1, राइट, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हुआ 35, देखो 35 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कहा गया है ऑफ 3 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 2 इज 45, द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 55 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड थ्राइस द फर्स्ट इज 90, द थर्ड नंबर इज, यानी देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है, ठीक है, 3 नंबर में से पहले 2 नंबर का सम है 45 के बराबर और दूसरा नंबर तथा तीसरा नंबर का सम है 55 के बराबर, फिर तीसरा नंबर और पहले वाला नंबर का 3 टाइम्स, उन दोनों के भीतर जो सम है उसका वो है 90 के बराबर, तो हमें तीसरा नंबर क्या है बताना है, तो पहले जो दिया गया है उसी को लिख देते हैं, तो x1 x2 x3 इन तीनों को 3 तो नंबर मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, यानी इन दोनों का सम x1 प्लस x2 किसके बराबर है 45 के बराबर, राइट, और सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 55, यानी x2 प्लस x3 किसके बराबर है 55 के बराबर, फिर सम ऑफ थर्ड और थ्राइस ऑफ द फर्स्ट 90 के बराबर है, यानी सम ऑफ
थर्ड यानी x3 प्लस थ्राइस ऑफ 3x1 किसके बराबर है 90 के बराबर। हमें x3 निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे? देखो, इसे करने के लिए पहले हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन तीनों इक्वेशन को किसी भी तरह से चाहेंगे कि एक अननोन टर्म में लेके आए और उस एक अननोन टर्म का वैल्यू निकल जाए। फिर उस एक अननोन टर्म से और एक इक्वेशन जो अननोन रहेगा उसमें वो अननोन टर्म रहना चाहिए, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ताकि क्या होगा, जहाँ बाकी जो अननोन टर्म रहेगा उसका आंसर निकल जाएगा, राइट। तो इसको देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 और इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 1 माइनस 2 करेंगे अगर, तो क्या होगा, x2 से x2 कट जाएगा और x1 माइनस x3 रहेगा, राइट। तो वहाँ से देखो पहले हम 1 माइनस 2 करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो x1 प्लस x2 है और ये वाला माइनस होगा x2 प्लस x3, राइट। और इस वाला साइड में 45 माइनस 55 होगा, राइट। तो ये वाला क्या होगा, देखो x2 से x2 कट जाएगा और फाइनली बचेगा x1 माइनस x3 किसके बराबर, -10 के बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 रहने देते हैं, राइट। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 3 में बराबर है। देखो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x3, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसको प्लस कर देंगे। 3 और 4 को अगर प्लस कर दिए तो यहाँ पर माइनस x3 है, यहाँ पर प्लस x3 है। x3 से x3 कट जाएगा, सिर्फ x1 वाला टर्म रहेगा, तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को प्लस कर देते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x3 प्लस 3x1 और इसको 4 वाला क्या था, x1 माइनस x3। उस साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, 90 माइनस 10, राइट। तो ये वाला क्या होगा, देखो x3 से x3 कट गया, 3x1 प्लस x1 यानी 4x1 बचा रहा और यहाँ पर होगा 80। तो x1 का वैल्यू कितना आया, 20 आया। कैसे 20 आया, इस साइड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो x1 का वैल्यू 20 आया, राइट। तो हमें x1 का वैल्यू 20 आया, हमें क्या चाहिए, द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर देखो यहीं से हम निकाल ले सकते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्या होगा, देखो x1 माइनस x3 इजुकल टू -10 है। तो थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं, ये माइनस x3 होगा, राइट। ये हो जाएगा -10 और इस तरफ x1 है प्लस x1 है, इस तरफ माइनस x1 होगा, राइट। तो x3 का बराबर कितना होगा, x3 बराबर हुआ 10 प्लस x1 और यहाँ पर x1 हम निकाल चुके हैं 20। तो क्या होगा 10 प्लस 20, x3 का वैल्यू कितना आया 30। तो x3 इज इजिकल टू 30, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देयर आर 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 18 व्हाइल द सम ऑफ द थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज 17। द लार्जर ऑफ द टू इज, यानी यहाँ पर कितना नंबर कहा गया, 2 नंबर कहा गया है, ठीक है। 2 नंबर आपस में जो प्लस माइनस करके जो इक्वेशन दिया है वही हम लिखेंगे। तो पहला क्या दिया है, 2 नंबर ले लेते, x1 एक है, x2 एक है, राइट। तो हमें क्या कहा गया, सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड, यानी ट्वाइस द फर्स्ट क्या होगा 2x1 प्लस थ्राइस द सेकंड 3x2 किसके बराबर है 18 के बराबर, राइट। दूसरा वाला क्या है, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज 70। थ्राइस द फर्स्ट 3x1, उसके बाद ट्वाइस द सेकंड यानी 2x2 किसके बराबर है 17 के बराबर, राइट। लार्जर ऑफ द टू इज एंड लार्जर ऑफ द, इन दोनों में से मतलब x1 x2 जो नंबर है इनमें से जो लार्जर नंबर है उसको हमें बताना होगा, ठीक है। तो लार्जर नंबर बताना होगा हमें, x1 और x2 दोनों ही अननोन है, राइट। तो हमें दोनों ही वैल्यू निकाल देना होगा, उसके बाद जो लार्जर है वही नंबर हम बोल देंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 2x1 है, यहाँ पर 3x2 है, यहाँ पर 3x1 है, यहाँ पर 2x2 है, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो 2x1 प्लस 3x2 बराबर 18, राइट। तो ये वाला हम क्या लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे,
ये वाला x1 को x2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वाला x1 को भी x2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो x1 अगर x2 के इतना बराबर हुआ, सिमिलरली ये वाला भी x1 x2 के बराबर इतना हुआ, तो x1 अगर इसके बराबर हुआ, x1 अगर इसके बराबर, यानी इन दोनों आपस में बराबर का हिस्सा होना चाहिए, राइट। तो क्या होगा देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, 2x1 18 माइनस 3x2 इस तरफ चला जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना आया, 18 माइनस 3x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये x1 का वैल्यू आया, हो गया। सिमिलरली ये सेकेंड वाला इक्वेशन को देखो उसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, देखो 3x1 किसके बराबर होगा, 17 माइनस 2x2, राइट। तो x1 किसके बराबर हुआ, 17 माइनस 2x2 बाई 3, राइट। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x1 है, x1 है, x1 यहाँ पर इसके बराबर है 18 माइनस 3x2 बाई 2, और x1 यहाँ पर 7 माइनस 2x2 बाई 3 है, यानी x1 इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दोनों को इक्वल टू लेकर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, इसलिए ताकि दोनों साइड में x2 रहेगा, यानी x2 एक ही कॉमन रहेगा x2 का, इससे x2 का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे देखो, लिख देते हैं, देखो 18 माइनस 3x2 बाई 2 किसके बराबर है, 17 माइनस 2x2 बाई 3, राइट, इसके बराबर है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको अब जब सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 18 माइनस 3x2, राइट, और वो होगा ये वाला हिस्सा क्या होगा देखो, 2 17 माइनस 2x2 ऐसा मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये वाला मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा क्या रह जाता है, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होगा 54, ये होगा माइनस 9x2, ये होगा 34, और ये होगा माइनस 4x2, राइट। देखो x2 रह जाता है, तो x2 वाला टर्म एक साइड में लेके चले आएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन एक साइड में लेके चले जाएंगे। तो अगर इस साइड में माइनस 9x2 है तो इस साइड में माइनस 4x2 है, इस साइड में आएगा तो प्लस 4x2, राइट। तो 34 रहा, इस साइड में प्लस 54 है, इस साइड में माइनस 54 होगा, राइट। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पर होगा माइनस 5x2, यहाँ पर होगा माइनस 20, राइट। तो x2 का वैल्यू कितना आया, 4 आया। 4 कैसे आया देखो, इस साइड 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 इस साइड जाकर डिवाइड करेगा माइनस 5, तो x2 का वैल्यू 4 आया, ठीक है। अगर x2 का वैल्यू 4 आया तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में, इस क्यों ना यहाँ पर देखो x1 x2 में है, ये भी x1 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x1 का वैल्यू देखो, मैं ये वाला आसान होगा इसलिए ये वाला ले लेता हूँ। देखो x1 का वैल्यू 18 माइनस 3x2, 3 इंटू 4 बाई 2, राइट। तो क्या होगा 18 माइनस 12 बाई 2, राइट। ये क्या हुआ 18 माइनस 12 6 बाई 2 यानी 3 हुआ। तो x1 का वैल्यू कितना आया 3 के बराबर, और x2 का वैल्यू आया 4। हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टू, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ 4 हुआ आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ इट 1/2 द रिजल्ट इज 48, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, यानी एक नंबर को हम उसके हाफ के स्क्वायर से माइनस कर रहे हैं, तो उसका आंसर आ रहा है 48। तो उस नंबर का स्क्वायर रूट किसके बराबर है वो हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, मान लेते हैं वो नंबर x हुआ, ठीक है, तो उसका हाफ क्या होगा x/2 होगा। कैसे x/2, देखो हाफ इंटू एक्स, हाफ ऑफ x यानी x/2, राइट, ये x/2। तो हमें क्या कहा गया, इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1/2, तो देखो 1/2 कितना होगा x/2। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2 द रिजल्ट इज 48, 1/2 स्क्वायर ऑफ 1/2, तो क्या होगा x/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, नंबर ही सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, नंबर मतलब x किसके बराबर है 48 के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो क्या निकालेंगे x स्क्वायर बाई 4, राइट, ये होगा माइनस x इज इक्वल टू 48, राइट, ये ऐसे हुआ, राइट। तो इसको अब क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पर होगा माइनस 4x, राइट। अगर एलसीएम लिए तो इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 इंटू 4, राइट।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 48 इंटू 4 करने से कितना होता है 192 हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस साइड प्लस 192 है, इस साइड आकर माइनस 192 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 192 लेकिन साइन है नेगेटिव, तो 1 इंटू माइनस 192 यानी माइनस 192 हो रहा है, राइट। अगर इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर, और ये जो टर्म है ये इसी से ही आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट है इसी से ही आ रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन इनका फैक्टर, इन दोनों इसका फैक्टर का प्लस माइनस करके ये वाला टर्म आ रहा है। तो इसका फैक्टर देखो अगर हम करें तो ये होगा, देखो ये हो जाएगा 16 और 12, यहाँ पर माइनस 4x है तो 12x माइनस 16x होगा। क्यों, देखो 12 इंटू 16 अगर करें तो इसके बराबर आ रहा है, और क्योंकि ना यहाँ पर माइनस 4x है तो 12x माइनस 16x, अगर प्लस 4x आता तो ये होता है 16x माइनस 12x। मैंने कहा ना ये वाला और ये वाला, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ये वाला कांस्टेंट टर्म, दोनों का प्रोडक्ट 192 आ रहा है और नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस 192। और इसका फैक्टर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये वाला टर्म आना चाहिए, तो इसका फैक्टर एक 12 है एक 16 है, और इन दोनों के आपस में अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 4x आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ना माइनस 4x है इसीलिए छोटा से बड़ा माइनस होगा, तो एक होगा 12x और दूसरा होगा 16x, तो 12x माइनस 16x माइनस 12x नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16x और ये माइनस 192 इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 12x होगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x प्लस 12 बचा, ये 12x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 16 कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा x प्लस 12 इंटू प्लस 12 क्यों, क्योंकि ना माइनस इंटू प्लस करने पर माइनस आता है और यहाँ पर फाइनल टर्म माइनस है, ठीक है। तो कॉमन वाला टर्म क्या आया, x प्लस 12 और दूसरा आया x माइनस 16, राइट। तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ एक हुआ माइनस 12 और दूसरा हुआ प्लस 16। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ये वाला टर्म हम नेगलेक्ट करेंगे, तो आंसर होगा x का वैल्यू 6 हुआ, तो इसका x का वैल्यू हम 16 लिए, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये जो x इक्वल माइनस 12 और प्लस 16 ऐसे आया, देखो यहाँ पर ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाला हिस्सा को हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो 0 लिखने से क्या होगा, x होगा इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि ना इस साइड प्लस 12 है। फिर सिमिलरली और एक बार सिर्फ ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला हिस्सा लेकर 0 लिख देंगे, तो 0 लिखने पर x रहेगा प्लस 16, क्यों, यहाँ पर माइनस 16 है, उस साइड जाकर प्लस 16 हो जा रहा है, राइट। तो आंसर हुआ 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कहा गया है 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, बट इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। द नंबर्स आर, यानी 2 नंबर्स है, उन दोनों में आपस में जो रेशियो है 3:5 है, और अगर उन नंबर को हम 10 से इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो उन दोनों का नया रेशियो 5:7 हो जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रेशियो सिंपलेस्ट टर्म में है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि वही सिंपलेस्ट टर्म में हमें नंबर दिया गया था, हो सकता है कि नंबर उससे बड़ा हो, उस बड़ा नंबर का सिंपलेस्ट टर्म हम रेशियो के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर रहा होगा, जो कैंसिल हुआ होगा, उसके बाद सिंपलेस्ट टर्म आया होगा, रेशियो आया होगा, उसको x मान लेते हैं, राइट। अगर x कॉमन फैक्टर को मान लिए तो यहाँ पर रेशियो क्या दिया है 3:5, तो नया नंबर क्या हो जाएगा 3x और 5x, राइट। तो क्या कहा गया, इफ इज इंक्रीज बाई 10, ठीक है, दोनों नंबर को 10 से इंक्रीज करें तो नया रेशियो 5:7 हो रहा है, यानी 3x, और रेशियो को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 3x/5x, राइट। तो दोनों नंबर को 10 से इंक्रीज करते हैं, यानी प्लस ऊपर भी +10
नीचे भी +10। तो इन दोनों का रेशियो कितना किसके बराबर हो रहा है 5:7, राइट। तो अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इस साइड मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म जाकर 5 में मल्टीप्लाई होगा। तो 7 × 3x + 10, सिमिलरली 5 × 5x + 10 हुआ। तो ये वाला क्या होगा 21x + 70, 25x + 50, राइट, ऐसा हुआ। अब देखो 21x इस तरफ है, यहाँ पर +25x है, x वाला टर्म एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर होगा -25x। क्यों -25? इस तरफ +25 है तो इस तरफ आकर -25x से हो जाएगा, क्योंकि ना इक्वलिटी हमें मेंटेन करना है। सिमिलरली इस तरफ 50 है, उस तरफ +70 था, इस तरफ जाकर -70 हो जाएगा, राइट। तो 21x -25x, ये -4x होगा, ये -20 होगा, राइट। अब देखो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 5 होगा, और कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ना यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई कर रहा था तो उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू 5 आ गया, राइट। तो हमें क्या कहा गया है द नंबर्स आर, तो नंबर क्या होगा, एक होगा 3x, एक होगा 5x। तो 3x किसके बराबर हुआ 3 × 5 यानी 15, और 5x किसके बराबर हुआ 25, 5 × 5, राइट। तो 15 और 25 किस में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। ठीक है, यानी 50 को 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ो ताकि उन दोनों का रेसिप्रोकल, जो 2 हिस्सा बच गया उन दोनों का रेसिप्रोकल 1/12 के बराबर है। तो अगर 50 को 2 हिस्से में तोड़ दिए, मान लो एक हिस्सा हो गया x, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा 50 - x, हाँ कि नहीं। देखो अगर तुम्हारे पास 25 रुपया है, तुम किसी को 12 रुपया दे दिए, तो नेक्स्ट वाला कितना रुपया बचा, नेक्स्ट वाला बचेगा 25 - 12, राइट। तो सिमिलरली अगर 50 में से एक हिस्सा x हुआ तो नेक्स्ट वाला हिस्सा कितना होगा 50 माइनस ये वाला हिस्सा, राइट। तो ये दोनों हिस्सा हो गया। अब क्या किया गया है, इनका दोनों का रेसिप्रोकल इसके बराबर है, यानी 1/x + 1/50 - x 1/12 के बराबर। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा x × 50 - x, राइट, और ये वाला ऊपर वाला होगा 50 - x + x, राइट, ये होगा 1/12, राइट। तो ये वाला क्या होगा -x + x कट जाएगा, तो ये रहेगा 50, ये रहेगा x यानी 50x - x² = 1/12, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ आ जाएगा, देखो 50x - x² इस तरफ चला जाएगा, 12 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों 12 इस तरफ डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 50 × 12, ये हो जाएगा 50x - x², राइट। अब इसको उसी तरह ही लिख सकते हैं, देखो ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में है, ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, वही अदल बदल कर सकते हैं। हाँ, मैं एक वाला हिस्सा को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये वाला ऐसे लिखा हुआ तो ये वाला ऐसे लिख देते हैं। देखो 50x - x², ये वाला जैसे था वही टर्म वही पूरा हिस्सा हम ऐसे लिख रहे हैं। हम इससे एक वाला हिस्से एक लिख कर दूसरा चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला होगा 50 × 12। कहने का तात्पर्य ये है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ 12 + 13 = 25, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 = 12 + 13, राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वही मैं लिख दिया, राइट। अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो एक होगा -x² + 50x, राइट, और 50 × 12 होगा 600, इस तरफ आएगा -600, राइट, = 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमें -x² देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करेंगे, अगर नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरफ भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो के साथ चाहे पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव मल्टीप्लाई, वही जीरो ही रहता है, राइट। तो इस तरफ अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई x², नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये -50x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर +600 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो यहाँ पर देखो इसका कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पर 600 है, तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +600, यानी हमारा वैल्यू कितना आया 600, इन दोनों का प्रोडक्ट। और इन दोनों के फैक्टर, इसका फैक्टर ऐसे
प्लस या माइनस करना है ताकि ये -50x आए। तो देखो ये कैसे आ सकता है, देखो ये 30 और 20, अगर हम ऐसे करें इसका 30 और 20 दो फैक्टर हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पर -50x दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं -30x -20x। क्यों, देखो -30x प्लस -20x करने से -50x आ जा रहा है, और -30 इंटू -20 करने पर +600 आ रहा है। यहाँ पर +600 हमें चाहिए, तो इसलिए -30x एक लेंगे, एक -20x लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x² -30x और एक लेंगे -20x +600। ठीक है, हुआ। अब देखो क्या करेंगे, x कॉमन लिए, x -30 रहा। सिमिलरली यहाँ से -20 कॉमन लिए तो x -30 बचा रहा, हो गया। तो कॉमन फैक्टर जो कॉमन निकला वो लिख दें x -30 और x -20 इक्वल टू 0, हुआ। तो इसके बाद देखो हम x को क्या लिखेंगे, x क्या आएगा, एक बार x आएगा 30 और एक बार x आएगा 20। ठीक है, तो दो नंबर आया, एक 30 एक 20। कहाँ पर लिखा हुआ है देखो 20 और 30, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।